Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया कि कल मैंने आपसे कहा था आपको शाम तक नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से और कुछ घर में भी मिसहैपनिंग्स चल रही हैं। बेसिकली मेरी दादी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मैं आपको नोट्स देने में असमर्थ रही। लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को संडे से पहले आपके सारे नोट्स दे दूं, जो जो मैंने आप लोगों से कहा है। वैन हीले जी की थ्योरी, या जो हम आज डिस्कस करेंगे ब्लूम की, जो ब्लूम जी ने आपकी थ्योरी दी है उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो आगे उन्होंने दूसरे एस्पेक्ट्स दिए हैं उसके बारे में, या फिर पियाजे की सब चीज़ों के मैं आपको नोट्स दे दूंगी। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ नोट्स टेप कर दे दिए जाए, नेट से कहीं से कुछ मिल जाए और उसको टेप के दे दिया जाए, वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ आपको ऐसे नोट्स दिए जाएं कि अगर 1% आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो उससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन ना तो शरीर साथ दे रहा है और ना परिस्थितियाँ, सिचुएशन भी साथ नहीं दे रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने सपोर्टिव हैं, आप लोग इतना समझ रहे हैं। मेरे को पहले लगा नहीं था आज भी आप लोगों की क्लास आ पाएगी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि कम से कम क्लास टाइम से चली जाए, सो दैट आप लोगों का जो पढ़ने का नियम है वो बना रहे। ठीक है, सो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले थे कि ब्लूम ने जो मानव विकास की जो वृद्धि है उसको किस तरीके से क्रमबद्ध किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट को जिस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज करके उन्हें बिल्कुल एक सीरियल में डाल दिया है कि कैसे कैसे एक विकास होता है, उस बारे में हमने आज बात करनी है। लेकिन उससे पहले ना, कल जो हमने वैन हीले की थ्योरी पढ़ी थी उस पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस आएंगे कैसे, पेपर में हमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। सो उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैन हीले ने हमें 5 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, ये 5 स्टेजेस थे जिनके कुछ कुछ नाम थे, जैसे कि विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, उसके बाद आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, एंड देन रिगर। यही 5 स्टेजेस थे। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, इस बारे में ही हमने बात की थी। और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, आगे आगे मैंने आपको डिक्टेट किया था और आप लोगों ने लिखे भी थे। सो वो क्या थे, जैसे कि रिगर में था कि आप बच्चा इस वक्त एब्स्ट्रैक्टनेस को समझने लगता है। एब्स्ट्रैक्टनेस यानी कि अमूर्तता को समझने लगता है। ऐसे ही फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा प्रॉपर प्रूफ्स को समझने लगता है, थ्योरम्स को समझने लगता है। प्रूफ, थ्योरम, एक्सियम्स, इस बारे में बात करने लगता है। इसमें वो थोड़ा बहुत लिंक समझने लगता है कि शेप्स का। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा इमेजिन करता है, जो हम शेप दिखाते हो बच्चा उसको सिर्फ समझ लेता है, थोड़ा बहुत वर्गीकृत कर लेता है, थोड़ा बहुत कैटेगराइज कर लेता है। एनालिसिस में अब बच्चा ये समझने लगता है कि वो सर्कल और ओवल में भेद करने लगता है, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में भेद करने लगता है ना। तो यही सब चीजें थी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें इस बारे में बात करनी है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पहले तो ना वो आपसे सिंपल चीज पूछ लेगा। एक सिंपल क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो कैसे बन सकता है, लेवल 0 का नाम क्या है? विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, इनफॉर्मल डिडक्शन है, फॉर्मल डिडक्शन है, रिगर है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। या वो ये पूछ लेगा इनफॉर्मल डिडक्शन कौन से लेवल पे होती है, तो आप कहोगे लेवल 2 पे, स्टेज 2 पे होती है ना। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है पर ऐसे कि वो आपसे ये पूछेगा कि अमूर्तता, अब्स्ट्रैक्टनेस कौन से लेवल पे आती है बच्चे को समझ में। अब जिसने ये प्रॉपर थ्योरी पढ़ी होगी ना वो इजीली समझा देगा कि रिगर पे आती है। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी होगी वो कहाँ कंफ्यूज होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, मानसिक चित्रण। इसको बच्चे कभी कभी कल्पना, इमेजिनेशन से कंफ्यूज कर जाते हैं और उस वजह से वो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टनेस को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हो सकता है आप लोग अगर ऑप्शन में ये दिया हो कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसी को लगा के आ जाओ, टिक करके आ जाओ। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज, अभी हमने 2 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका केस स्टडी। केस स्टडी कैसे होगा,
जैसे कि मैंने आपको हर एक स्टेप समझाते हुए एक उम्र का आइडिया दिया था, मैंने बताया था आपको कि कौन सी उम्र के बच्चे में लगभग कौन सी उम्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्लास 4th का बच्चा है, 4th क्लास का बच्चा है, अब इस एज में बच्चे को कितनी ज्योमेट्री समझानी चाहिए, तो क्या कहेंगे, या तो उसको सिर्फ आकृतियों का ज्ञान दीजिए, शेप्स की समझ दे दीजिए, या उसको प्रॉपर प्रूफ और थ्योरम्स करवाइए, ठीक है, या ऐसे दे देंगे कि वो लिंक कर पाए, या फिर ऐसा और एक दे देंगे आपको आंसर ही कि बच्चे को प्रॉपर्टी समझाई जानी चाहिए शेप्स की। तो अब आपको ये पता करना है कि ये 4th क्लास का बच्चा कितने साल का है और ये कौन से उसमें बैठेगा। ये बैठेगा सेकंड वाले में, इनफॉर्मल डिडक्शन में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बच्चे को छोटी छोटी डेफिनेशन समझाने लगते हैं, यहाँ पे हम छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे जो आपके लिंक्स हैं शेप्स के बीच में, उस बीच में हम वो लिंक जोड़ के बच्चे को दिखाने लगते हैं। तो वही सब है 4th क्लास के बच्चे के लिए। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि केस स्टडी में मैंने आपको हमेशा कहा है कि जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे वो केस स्टडी में आपको ध्यान लगा के समझनी पड़ेंगी। ओके, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनफॉर्मल डिडक्शन किस में होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। गॉट इट। तो ये आ गया हमारा, इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, कि उन्होंने मैथ्स से रिलेटेड क्या क्या बातें हमसे कही हैं। साथ साथ नोट्स भी बनवाऊंगी कल की तरह, सो आप लोग लिखते भी चलेंगे, अपने पेन और पेपर लेके बैठिए, जिसने नहीं लिया है भक्के जाओ, फटाफट लेकर आओ। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ये जो ब्लूम की बातें हैं, एक्चुअली ये ब्लूम है क्या, ये है डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम, इन्होंने क्या किया है, हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव विकास है, उसकी वृद्धि, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट में जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जिस जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, उसको एक क्रम दे दिया है, उसको एक क्रमबद्ध कर दिया है, उसको एक सीरियलेट कर दिया है इन्होंने। मतलब इन्होंने स्टेजेस, इन्होंने भी एक तरीके के स्टेजेस दे दिए हैं कि पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो वो जो इन्होंने क्रम दिया है, वही क्रम को हमें आज पढ़ना है, और उसमें हम ये बात करेंगे उन्होंने मैथ से रिलेटेड कैसा क्रम दिया है। ओके, इसमें एज सच कोई लेवल 1 लेवल 2 नहीं है, उन्होंने सीधा स्टेज दिया है कि पहले में ये होगा, दूसरे में, तीसरे में ये, इस तरीके से इन्होंने हमें 6 स्टेजेस दिए हैं। अच्छा, फिर क्या है, इन्होंने किस बेस पे दिया है, इन्होंने दिया है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। इन्होंने या संज्ञानात्मक पक्ष भी लिख सकते हो, तो उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर इन्होंने अपना सीरियलेट किया है, क्रमबद्ध किया है, ठीक है ना। अब क्या है, ये ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, आप लोग सीडीपी में अच्छे से पढ़ चुके होंगे इसे अब तक, लेकिन नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये क्या है, ये ट्रिपल एच पे काम करती है। ट्रिपल एच रेसलर नहीं है, फिलहाल यहाँ थ्योरी का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये ट्रिपल एच क्या है, हेड, हार्ट और हैंड्स। इसमें क्या हुआ है, ब्लूम साहब ने हेड पे दी थी, हेड माने कि ज्ञान, दिमाग, दिमाग किससे जुड़ा है, ज्ञान से, तो इन्होंने दी थी ज्ञान पे, तभी तो हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। फिर इन्हीं के आगे जो चेले हुए, शिष्य हुए, जैसे कि क्रैथवॉल या मसीहा, उन्होंने इसको और थोड़ा चेंज करके इन्होंने उसमें दिल की बात करी। दिल यानी कि भाव, दिल, यहां पे आप लिखते चलिए दिमाग, और हैंड्स यानी कि साइकोमोटर। तो अब दिल की बात हो रही है, तो दिल में मतलब भाव, तो इन्होंने भावात्मक पक्ष की बात की। और फिर यहाँ पे हैंड्स की बात हो रही है, हैंड्स से क्या मतलब है, क्रियात्मक, हाथ, हाथ से आप क्या करते हैं, क्रिया होती है, तो इन्होंने क्रियात्मक पक्ष की बात करी। ठीक है, मैथ्स में अब हमें सिर्फ यही दो पढ़ने हैं, तो हम इन्हीं दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, फिर हम बात करेंगे भावात्मक पक्ष की।
तो ये जो हेड की थ्योरी आई, अच्छा ये दी क्रैथवॉल और मसीहा ने, और ये किसने दी, ये दी एलिजाबेथ ने, ठीक है ना। सो इन सब चीजों में हो गया। अब हम बात करेंगे पहले ज्ञानात्मक पक्ष की, फिर भावात्मक पक्ष की बात करेंगे। तो आप ऐसे कल की तरह एक टेबल बना लीजिए और उसमें इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी जैसे भी आपको लिखना हो, यहाँ पे आप कॉग्निटिव पहले आप ऊपर हेडिंग दे लीजिए कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। अब इन्होंने हमें छह क्रम दिए हैं, उसी बारे में बात करेंगे। पहला है नॉलेज यानी कि ज्ञान। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, मैंने आपको कहा टेबल बनाइए जो, तो यहाँ पे आपने टेबल बना ली, यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, मैं बोल रही हूं आप लिखते जाएंगे। नॉलेज, नो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए नो, नो का मतलब है ये वाला नो। नो स्पेसिफिक फैक्ट्स, कॉमन टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। नो स्पेसिफिक फैक्ट्स, कॉमन टर्म्स, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। हिंदी वाले भी लिख लो। विशिष्ट तथ्य, शब्दों का ज्ञान देना, उपायों, साधनों एवं स्रोतों की पहचान का ज्ञान देना, और सामान्यकरण, नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान देना। दोबारा, विशिष्ट तथ्यों, शब्दों का ज्ञान देना, उपायों, साधनों एवं स्रोतों का ज्ञान की पहचान का ज्ञान देना, और सामान्यकरण, नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान देना। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें हम स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सामान्य सिद्धांत, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपके कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप खुद सोच के देखो, आपको कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, मैं आपको स्पेसिफिक फैक्ट दे दूं। स्पेसिफिक फैक्ट मतलब मैंने आपसे कहा ये प्लस है, इसका मतलब क्या है कि आपको अगर आपको कहीं पे ये साइन दिख रहा है तो इसका मतलब है ऐड, योग हो रहा है कहीं पे, है ना। लेकिन मैंने आपको ये बता तो दिया, तो ये मैंने आपको एक सिंपल नॉलेज दे दी, सीधा ज्ञान दे दिया, सीधा आपको मैंने बता दिया। इसको ना मैं ये वाले पूरे आपके इस वाले चैप्टर को या पूरे इस वाले टॉपिक को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी, मैथ्स के हिसाब से भी, और साथ में आपको मैं एक इंग्लिश और हिंदी के जैसे पैसेज देखते हैं ना, वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, तो हम वो भी देखेंगे। ज्ञान का मतलब है कि आपको जो सीधी सीधी बात बता दी जाए, मैं आपसे कहूँ प्लस, हाँ प्लस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब प्लस के प्रिंसिपल क्या है कि एडिशन, ठीक है, एडिशन यानी कि योग हो रहा है। उसके बाद इसमें लिखा है कि कॉमन टर्म्स के बारे में बता दो कि हाँ मतलब इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, एडिशन, योग, इसको कहते क्या है, योग। फिर प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स कैसे कि अगर कहीं पे 7 + 5 लिखा है तो हमें इन्हें जोड़ना है, तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट है। या आप ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है छोटे बच्चों के लिए या बड़ों, ऐसा नहीं छोटे से बड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली बात करता है कि किसी भी कंसेप्ट को जब आप शुरू करते हो, मैथ्स का कोई कंसेप्ट हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कंसेप्ट हो, जब आप उसे बेस से शुरू करते हो तो कैसे शुरू करते हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक नया कंसेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ाया जाता है, तो आप उसे कैसे शुरू करते हो, आप सबसे पहले बताते हो कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है। पहले आप इन्हें बताते हो कि ये क्या है, ये रेशियोज हैं। आप बच्चों को ऐसे देते हो ना, तो वो क्या है, आप बेसिक टर्म्स, जो एक छोटी छोटी बातें होती है या छोटे छोटे नाम वगैरह है, आप उसके बारे में नॉलेज दे देते हो, और बच्चे उसे रटेंगे, ज्ञान है वो लेंगे, सुनेंगे ना वो आपको। तो वही है इसमें कि हर चीज की बेस पहले आप छोटी छोटी बातें बताते हो, उस बारे में बेसिक बातें छोटी छोटी, या बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट्स बताते हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं उससे जोड़ूं, पैसेज से जोड़ूं, तो आपके पेपर में भी आते हैं, आप लोग पैसेजेस की तैयारी कर रहे होंगे, पद्यांश, गद्यांश, ठीक है, कर रहे होंगे ना आप इंग्लिश और हिंदी में।
तो उसमें क्या करते हो आप, एक पूरा पैसेज आपको दिया होता है, आप उसे पढ़ते हो, एक बार एक नजर मारते हो, प्रॉपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो आप लोगों का वो पहला लेवल क्लियर हो जाता है कि आपने उसे पढ़ा, आपने नॉलेज ले ली, आपने ज्ञान ले लिया, आपने जो उसमें लिखा था, जो उसमें छोटी छोटी बात लिखी थी, आपने सीधा सीधा वो पढ़ ली। ठीक है, इसमें आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ पढ़ लिया उसे। तो बस इतना ही चीज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन। आपका नेक्स्ट जो आपका आता है इसमें सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे बोध। बोध। अब इसमें क्या होता है, पैसेज से अगर लिंक करते हैं फिर से, तो इसमें क्या होता है, आपने वो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब आपसे पूछो कॉम्प्रिहेंशन मतलब अपनी भाषा में समझना। कैसे समझते हो, जैसे कि आपका वो पैसेज था, तो आपने जैसे 4-5 लाइनें पढ़ी, आपको समझ में आ गया कि फूलों के ऊपर है पैसेज, फूलों के ऊपर है आपका पद्यांश, तो उसमें क्या हो रहा है आपका, उसमें क्या हो रहा है कि आप उसमें फूलों की बात कर रहे हो। अब अगर आपसे पेपर के बाद पूछा, यार तेरे पेपर में किस बारे में बात हो रही थी, तो आप कहोगे यार मेरे वाला पैसेज तो फ्लावर्स के ऊपर था, फूलों के ऊपर था, जिसमें पहले तो फूलों के बारे में थोड़ा बता दिया, फिर उसमें चमेली के बारे में उसकी विशेषताएं बता दी, फिर उसके अंदर गेंदे के फूल, फिर गुलाब के फूलों की विशेषता बता दी। ऐसा कुछ होता है, या आप कहते तो नहीं मेरे में तो टेक्नोलॉजी के बारे में आया था, तकनीक के बारे में आया था, तो उसमें क्या बताया, पहले उसमें बता दिया तकनीक क्या है, फिर उसमें बता दिया कि तकनीक से हमें क्या क्या फायदे हैं, फिर हमें बता दिया कि हमें तकनीक से क्या क्या नुकसान है। तो ये क्या किया, ये आपने अपने शब्दों में अपने दोस्त से अपनी बात कह दी, कही कि नहीं, तो वही होते कॉम्प्रिहेंशन। वही होते कॉम्प्रिहेंशन, किसको कितना समझ में आया। जरूरी नहीं कि आपने जैसा समझाया वैसे ही आपका दूसरा दोस्त भी समझाएगा, क्या पता वो सिर्फ इतना ही कह के छोड़ दे, यार फूलों के बारे में बताया था बस। तो ये है, ये सबकी अपने अलग अलग तरीके से हर बच्चे की बुद्धि काम करती है, और उस हिसाब से ही हम उतना ही समझते हैं। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम मैथ से जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे, कोई बच्चा, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे 7 + 8 - 3 लिखा हुआ है। अब बच्चे को बेसिक नॉलेज है कि प्लस का मतलब जोड़ना है, योग है, माइनस का मतलब घटाना है, यानी कि डिफरेंस ले रहा है। तो अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, पहले 7 + 8 15 - 3 करके इसको निकालेंगे 12, या फिर कुछ बच्चे उल्टा करेंगे, 7 प्लस इसको पहले जोड़ेंगे, तो 7 प्लस आपका आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 12। तो ये भी एक तरीके की कॉम्प्रिहेंशन है कि उसने समझा पहले, कि उसको पहले क्या करना आसान लग रहा है वो उतना ही समझ लेगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं उनको कोई कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है, वो उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। अब जैसे आपने कभी स्कूल में देखा है कि मैथ्स का आपका कोई सब्जेक्ट हुआ, तो आप लोग ने अपने फ्रेंड से जाके बोला कि यार तुझे ये समझ में आया कंसेप्ट आज का, आपका फ्रेंड बोलेगा हाँ यार समझ तो आ गया लेकिन मैं समझा नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है कि उसको समझ आ गया, उसको नॉलेज मिल गई, लेकिन वो उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, वो आपको नहीं बता सकता। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया, वो कहेगा हाँ हाँ तू मेरे पास आ जा मैं समझा दूंगा। तो वो सब क्या है, वो अपने भाषा में आपको समझा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंड, बोध कराना। उसके बाद आपका जो तीसरा लेवल आ जाता है वो आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। अब इसके लिए भी लिख लीजिए, आई गेस आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंड का भी नहीं लिखा है, तो कॉम्प्रिहेंड का भी लिख लीजिए। बेसिक डिस्क्रिप्शन आप इसके लिख लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन का पहले लिखेंगे आप लोग, अंडरस्टैंड फैक्ट्स, डिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर, जस्टिफाई मेथड्स प्रोसीजर्स, इंटरप्रेट ग्राफ चार्ट, प्रिडिक्ट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। लिख लीजिए। बोध, इसमें लिखेंगे तथ्यों, शब्दों, नियमों, साधनों तथा सिद्धांतों को का अनुवाद करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। समझ में आया? वही मैंने समझाया कि आप किसी भी टॉपिक को जब अगर आप एक बार आपने समझ लिया, आपने सुन लिया टीचर की बात, तो अब आप अपने तरीके से भी समझा सकते हो। ठीक है, तो उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना। किसी पाठ्य वस्तु की व्याख्या करना, आपसे हिंदी और इंग्लिश में होते भी हैं, आपकी व्याख्या करवाते हैं, ऐसे पोएम्स के पर्टिकुलर आपको वो दे देते हैं पैराग्राफ्स, फिर उससे कहते हैं अब इसमें बताओ कवि क्या कहना चाहते हैं।
तो कवि ने जो कहा वो तो कह के चले गए, अब आपको बताना है कि आपने कितना समझा, कि कवि ने क्या कहना चाहते थे। अब सबकी अपनी अपनी समझ है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से किसी पाठ्य वस्तु को बाह्य गणना एवं किसी पाठ्य वस्तु की बाह्य गणना एवं उल्लेख करना, वही चीज है। अब एप्लीकेशन का भी साथ साथ लिख लो। एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स, ये मैथ्स की बात हो रही है तो मैथ्स का ही लिख रहे हैं इसमें। कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स, चार्ट, करेक्ट यूज ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। हिंदी में भी नियमों, प्रयोग के आगे लिखेंगे नियमों, सिद्धांतों एवं स्रोत साधनों का सामान्यकरण करना, विषय वस्तु संबंधी न्यूनताओं को जानने के लिए निदान करना, विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। इसको आपने बहुत भारी भारी वर्ड्स लिख लिए हैं, थोड़ा इजी बताती हूँ। एप्लीकेशन, अगेन हम पहले पैसेज वाला एग्जाम्पल पे चल रहे थे, तो अब आपने पैसेज पढ़ लिया, अपनी समझ से अपने दिमाग में स्टोर भी कर लिया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं पैसेज के, अब आपने वो क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करे और उनके आंसर देने शुरू करे। तो क्या हुआ, जो आपने नॉलेज ली थी, जो आपने कॉम्प्रिहेंशन किया था उसका, अब आप उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं कि जो आपने ज्ञान ले लिया, जो आपने अपनी समझ विकसित कर ली, अब आप उसको यूज कर रहे हैं उनका आंसर देने में। ऐसे ही मैथ्स में है, मैथ्स में कॉम्प्रिहेंशन वही कि आपने एक टॉपिक समझ लिया, अब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीचर आपको मैथ्स के जो आपका कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक मैथ्स के इतने छोटे होते हैं, अगर मैं आपको HCF LCM समझाऊं, यहाँ पे HCF LCM समझाऊं तो इसमें कितना छोटा सा टॉपिक है, या प्रतिशत समझाऊं कितना छोटा सा टॉपिक है ना ये, कि आपको बस क्या करना है, डिफरेंस को टोटल से मल्टीप्लाई, टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 कर दे रहा है। कितना आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चंस ना दिमाग चकरा देते हैं। जितने लेवल का बढ़ते जाओ, आपको जितने लेवल पे जाना है ना, आप उतने लेवल पे जाओ, आप थक जाओगे लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं थकेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो क्या है कि अगर आपको इसका ज्ञान है, अगर आपको इसकी नॉलेज समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गए, तो आप इसको प्रयोग करेंगे, यानी कि उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वो वही है एप्लीकेशन। अब आप अपना चौथा वो लिखिए, फोर्थ। अब आपने एप्लीकेशन करनी सीख ली है, तो अब आप आएंगे एनालिसिस पे। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। मैथ्स में या किसी भी चीज में शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वैन हीले में हमारे एनालिसिस का मतलब कुछ और था। एनालिसिस का मतलब था कि एक छोटा बच्चा किस हिसाब से शेप्स में आप एक दूसरे को लिंक कर पा रहे हैं, अपनी समझ को कैसे विकसित कर रहे हैं, लेकिन यहां एनालिसिस का मतलब कुछ और है। एनालिसिस यानी विश्लेषण। विश्लेषण। अब इसके आगे आप लिख लीजिए एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, बस इतना ही है। आगे लिखिए इसमें विश्लेषण में विषय वस्तु संबंधी तथ्यों का विश्लेषण करना, ठीक है, और व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना, बस इतना ही है। तो अब इसमें क्या है वो मैं बताती हूं। एनालिसिस मैथ्स के हिसाब से कहा जाए तो एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपने जो अप्लाई किया है, जो आपने एप्लीकेशन किया है, जो आपने प्रयोग किया है, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आपने उसका आंसर निकाल के दिया है, लेकिन क्या वो लॉजिकली सही है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए क्या वो लॉजिकली सही है। अब जैसे मैं इधर लिखती हूँ क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने ये जोक शायद आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा भी होगा, टीचर ने ये क्वेश्चन दिया कि sin x अपॉन n, इसकी वैल्यू बताओ। बच्चे ने लिखा 6। कैसे हुआ 6? बताती हूं। n से n काटा, 6 इज इक्वल टू 6, है ना, ऐसे ही कुछ होता था जोक। अब एक बात बताओ, आंसर तो इस बच्चे ने भी निकाला है कि नहीं निकाला? निकाला है ना, लेकिन क्या ये लॉजिकली, इसका आप एनालिसिस करके देखिए, क्या ये लॉजिकली सही है? क्या ये तार्किक रूप से बिल्कुल सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही है एनालिसिस। ऐसे अगर आप पैसेज की फॉर्म में पढ़ना या समझना चाहे तो पैसेज है एक, उसमें आपने आंसर लिखे, लेकिन क्या वो तार्किक रूप से सही है? आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके
पैसेज में एक तरीके का क्वेश्चन ये भी होता है कि आप अपनी समझ से बताओ कि जो ऐसा कुछ सिचुएशनल दे दिया जाता है कि आपकी तकनीक, जैसे तकनीक के ऊपर आया, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आप अपनी समझ से बताओ क्या आपको टेक्नोलॉजी से फायदा ज्यादा हुआ है कि नुकसान। अब उसमें भी 4 ऑप्शन दे देंगे, फायदा ज्यादा हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है, दोनों बराबर हुए हैं, या कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, उपरोक्त कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो क्या करते हैं आप लोग, आप अपनी समझ से लिख देते हैं। तो वही है कि लॉजिकली सही भी तो होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब पांचवा है संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। पांचवा पार्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। अब इसको समझिए। संश्लेषण का मतलब होता है कि जो भी आपने उस चीज से समझा, आपने प्रयोग किया, लेकिन अब अगर वैसा सा कुछ मिलता जुलता आपको दे दिया जाए या उससे आप कुछ नया बना सकते हैं। इसको अभी एग्जाम्पल अच्छे से समझाती हूँ, पहले आप इसके साइड में लिख लीजिए जो भी इसके पॉइंट्स है, बेसिक डिस्क्रिप्शन है। प्रोड्यूस अ न्यू थीम, प्लान फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है हिंदी वाले बच्चे, विभिन्न तथ्यों के संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना। संप्रेषण ऐसे लिखा है ना, संप्रेषण उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा है तथ्यों के संश्लेषण के नवीन योजना प्रस्तावित करना और तथ्यों के अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना। समझेंगे इसको, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ भारी भरकम वर्ड से लिखा हुआ है और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं इसमें कि संश्लेषण यानी कि आप उससे कुछ नया बना सके। अब जैसे पैसेज में आपको पूरा पैसेज दे दिया और उसके बाद ना एक क्वेश्चन आपके पास पक्का ऐसा मिलता है जिसमें कहते हैं कि उपरोक्त जो आपके आगे पैसेज लिखा है, जो आपके अबव आपका पैसेज है, उसको टाइटल दो, टाइटल या शीर्षक। ये इसका क्या मतलब है कि जो अब तक आपने समझा, जो आपने बेसिक नॉलेज ली, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसका प्रयोग किया, इससे आपको एक बात तो ये हो गया कि हाँ आपको वो पूरा पैसेज समझ में आया, तभी आप बाकी ऊपर के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए तैयार हो पाए हो, है ना। अब आपको उसका टाइटल देना है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, उसमें आपके कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल सही लग रहे होते हैं। वो कैसे होता है एक्चुअली ना, ये बेसिकली संप्रेषण, इसी को कहते हैं संश्लेषण, कि आप इसमें, आपको हो सकता है इसमें एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकता है ना, ये तो चलो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको ओपन एंड क्वेश्चन दे दे, ओपन एंड का मतलब होता है कि जिसका आंसर सिर्फ एक पर्टिकुलर उसमें से ना निकल के बहुत सारी चीजों में से निकाले जा सके। अब तकनीक के ऊपर है, तकनीक को अगर आप सिंपल दे सकते हो, तकनीक का हमारे जीवन में महत्व, लेकिन उसमें तो फिर आप सोचोगे यार इसमें तो इसकी बुराई भी दे रखी है। ठीक है बुराई दे रखी है, लेकिन स्टिल वो क्या है, यही है संश्लेषण, कि आपको कुछ अपने आप से इजाद करना है, आपको अपनी सोच को दिखाना है, दर्शाना है कि आपने इससे एक्चुअली क्या सीखा है और आप इससे क्या बना सकते हैं। मैथ्स में भी ऐसा होता है कि आपने बहुत बार मैथ्स के पेपर दिए होंगे, बहुत बार गणित के पेपर दिए होंगे आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है, आप सब कुछ पढ़ के जाते हो, बिल्कुल फुल टूफ तैयारी करके जाते हो, लेकिन एंड में एक ना एक पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो सर घुमा देता है। वो क्यों आता है, वो आपका सिंथेसिस चेक करने के लिए आता है। उसमें क्या होता है, उसमें लग आपका कंसेप्ट वही रहा होता है, जिस कंसेप्ट की आपने पूरे पेपर में बात की होती है वही कंसेप्ट लग रहा होता है, लेकिन थोड़ा घुमा कर। तो आपसे वही चेक कर रहे होते हैं कि आप वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो, क्या जो आपने कंसेप्ट समझा है क्या आप उस पर वर्क करने के लिए तैयार हो। तो वही है सिंथेसिस। ओके, सो हमने एक आपको लिटरेचर लेवल पे भी समझ लिया और मैथ्स के लेवल पे भी समझ लिया। कुछ बच्चे हैं सिंपल, आपको उसमें कोशिश करते हैं, उनका आंसर निकल भी जाता है। कुछ बच्चे अटक जाते हैं और कुछ बच्चे डर जाते हैं कि ये सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं करूंगा ही नहीं। तो वही सब चीजें हैं, वही आपका सिंथेसिस लेवल चेक करने के लिए पेपर में दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे काश उस वक्त बताया होता तो मैं अटेम्प्ट ही करा था। एनीवेज ठीक है ना, सो सिंथेसिस आ गया। अब जब सबने सब कुछ कर लिया, हमने नॉलेज ले ली, हमने उसको समझ लिया, हमने सारी बात कर ली,
तो अब हमारी बारी है मूल्यांकन की। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ये था आपका, सॉरी आपका 5वां था सिंथेसिस, अब आपका 6ठा है ये इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो बहुत ही सिंपल है मूल्यांकन, इसमें तो हम वैसे ही तेज होते हैं, दूसरों को तो जज बहुत आसानी से कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जजिंग सेट स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया, लिखिए यहाँ पे, जजिंग सेट स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। हिंदी वाले बच्चे भी, आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना, आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना और बाह्य मापदंडों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, सारे क्वेश्चन दिए, आपने अपने एनालिसिस करके उसका एक वो भी दे दिया आंसर, फिर आपने सिंथेसिस करके उसका टाइटल भी निकाल दिया। अब क्या आपने जो ये इतना सारा काम किया, क्या वो वाकई इवैल्यूएशन, मतलब क्या वो पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो क्या अब हमारी समझ ने जो हमने समझा, क्या वो सही समझा है? वो कैसे जज होगा? वो जज होगा जो हमारा टीचर करेगा कि हमें नंबर देगा कि नहीं देगा, है ना। तो यही है इवैल्यूएशन। वही मैथ्स में होता है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया जो सिंथेसिस के लिए आपको सिंथेसिस चेक करने के लिए दिया था, हो सकता है आपका आंसर भी निकल आया हो, लेकिन क्या वो आंसर आपका सही है? वो कैसे चेक होगा? कि वो जो टीचर चेक करेगा कि आपने जो कंसेप्ट को समझा, जो उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसके बाद जो आपने उसकी एप्लीकेशन वहां पे लगाई, उसके बाद जो आपने अपना एनालिसिस किया कि हाँ आप बिल्कुल लॉजिकली सही जा रहे हो, कुछ वेग चीज नहीं कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आप साइन में से आप अपॉन में एन करके इसको काट नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? यही सब है इवैल्यूएशन। तो वही है इनमें लास्ट जो आपका स्टेज है वही है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ओके, सो ब्लूम ने जो आपसे कहा कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, वो यही था। गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक इसके क्वेश्चंस पेपर 1 में देखने को ना के बराबर ही मिले हैं, और पेपर 2 में भी शायद 2014 में आया था एक बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा ब्लूम के इसके ऊपर, टेक्सोनॉमी के ऊपर। लेकिन इस बार हम वही है कि बहुत सारे पेपर बनेंगे, तो हमें नहीं पता कैसे बनेंगे, हमें ये भी नहीं पता कि वही जो पेपर वो लोग बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर उठा के देंगे या फिर हम लोगों के लिए नए क्वेश्चंस बनाएंगे। सो इसी वजह से हम थोड़ा सा सेफर साइड होके चल रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो अब इस पे अगर क्वेश्चन आया है तो हमने इसे पढ़ लिया है। पेपर 2 के लिए मेन था ये। अगर आप लोगों को पेपर 1 के लिए जो पढ़ रहे थे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी पेपर 2 देना तो पड़ेगा ही ना आगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वही वाली बात जैसे आपका वैन हील की मैंने थ्योरी में आपको बताया, वही कि वो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर बच्चा सपोज करो सिर्फ फैक्ट्स को समझ पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, या अगर टीचर सिर्फ क्लास में आके फैक्ट्स दे रहा है बच्चे को तो वो क्या कर रहा है, तो वो नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। अगर वो नहीं कर पा, अगर वो उसको फैक्ट्स को समझ रहा है, अपने आप कोशिश कर रहा है करने की, तो वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। अगर वो उन सारे फैक्ट्स को समझकर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन कर रहा है। यहाँ तक कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें एक तरीके का, और वो कैसे होता है कि वो आपसे ना ऐसे पूछ लेंगे, वो इसमें आपसे ऑर्डर पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें ये आपकी सीरीज दी है कि पहले आपको ज्ञान ही आएगा, फिर आप समझेंगे, फिर आप उसको प्रयोग करेंगे, फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आप उसका संश्लेषण करेंगे और फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि कैसे, बताइए कौन सा ऑर्डर सही है। तो कौन सा ऑर्डर सही है? ज्ञान, प्रयोग, ठीक है, उसके बाद बोध और उसके बाद मूल्यांकन। तो क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये ऑर्डर सही है? नहीं, क्योंकि ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। गॉट इट? तो ये वाला जो ऑर्डर है इसमें हम इसका भी ध्यान रखेंगे। सो यही थी हमारी आज की क्लास, यही हमारा आज का टॉपिक था कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट में ब्लूम जी ने क्या बात की है, हमने उस बारे में आज बात कर ली है। कल हम इनके भावात्मक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे जो इनके शिष्यों ने दिया था, क्रैथवॉल और मसीहा ने। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थोड़ी बैटरी भी डाउन है मेरी, तो थोड़ी एनर्जी बचा लूँ। ओके, सो कल हम बात करेंगे इसके भावात्मक पक्ष के बारे में। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, मैं कोशिश करती हूँ आज आपके नोट्स कंप्लीट कर दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।